और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां ब्लैकआउट के दौरान शूटआउट हो गया। कल रात अपराधियों ने सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात पटना में 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट किया गया था और इसी दौरान मुसल्लापुर हाट में बदमाशों ने पिंटू कुमार नाम के मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में मौजूद लोगों ने फौरन पिंटू कुमार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बाजार में पिंटू कुमार की दुकान पर पहुंचे और अंधेरा होते ही फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। एक गोली पिंटू कुमार के सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या कोई वजह हो सकती है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। यहाँ मुसल्लापुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है। आपको पता होगा कि आज 7:15 का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायदा नहीं दे रही है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान दिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की से हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है। तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया जो विक्टिम के फादर हैं तो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे, तो वो भी नहीं देख पाए। तो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका आई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई के बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह के भड़काऊ कमेंट डालने वाले की सख्त मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बोतल में बिक्री पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर पुलिस चौकस है। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। भोजशाला मंदिर या मौला मस्जिद, हाईकोर्ट आज करेगा फैसला। हिंदू पक्ष की दलील में दम या मुस्लिम पक्ष की आपत्ति रहेगी बरकरार। धार में भोजशाला पर फैसले की घड़ी आ गई। भोजशाला हिंदुओं के आराध्य मां वाग्देवी अर्थात मां सरस्वती का मंदिर है या फिर कमाल मौला की मस्जिद। आज इंदौर हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। भोजशाला का यह केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। हिंदू पक्ष की दलील है कि भोजशाला प्राचीन समय से मां वाग्देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कमाल मौला की मस्जिद है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा गहमी बनी रही। खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल रहा है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन हिंदू ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आखिरकार यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई।
साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। 6 अप्रैल 2026 से हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। इंदौर हाई कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया, जो आज सुनाया जा सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उसे नियमित पूजा की अनुमति मिलेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार मिले। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। भोजशाला परिसर में नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट का गठन करके भोजशाला मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में लिया जाए। मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा अर्चना सुनिश्चित की जाए। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे। एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया और 15 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंबे और 82 प्लास्टर मिले हैं, जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और दूसरी आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब इस मामले में हाईकोर्ट 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई कर रहा है और आज फैसले का दिन है। आज आने वाले फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये ऑर्डर 5 जून तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि बिना इजाजत के 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर रोक है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। तलवार, चाकू, हथियार, विस्फोटक सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की जमाखोरी, बोतल, कंटेनर में बिक्री करने पर एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बीच भोपाल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को भोपाल के ओल्ड सिटी इलाके में एक मुस्लिम युवक से मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद भारी हंगामा हुआ था। भोजशाला पर फैसले की घड़ी और भोपाल में माहौल का फायदा शरारती तत्व न उठा पाए, इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रख रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है, जहां आज पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि बीते रविवार को लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज भी सड़कों पर उतरा और खूब हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज के बाद हंगामा कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। दो विजयन भैया, तुम क्या सोच रहे हो? क्या भोपाल में आज कुछ बड़ा होने वाला है? अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या जुमे की नमाज के बाद भाईजान कोई प्लानिंग कर रहे हैं? जुमे से पहले, जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बराए मेहरबानी किसी जगह पर भी इकट्ठे होने की कोशिश न करें। जुमे की नमाज पढ़ें और शांति के साथ, अमन के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। क्या भोपाल की फिजा खराब करने की कोशिश हो रही है? कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काई साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। भोपाल अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है।
एक नहीं, दो नहीं, कई थानों की पुलिस बुलाई गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है और फिर भी अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। भोपाल में बीते कुछ दिनों से माहौल तनावपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं। मुस्लिम संगठन सड़कों पर हैं और उसकी वजह है ये वीडियो। दो विजय भैया, तुम क्या सोच रहे हो? बैठा लो घुटने पे भैया। दो दो दरअसल आरोप है कि 10 मई को हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक होटल में ठहरे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को पकड़ा। आरोप लगा कि युवक लव जिहाद कर रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ मारपीट की। उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोता गया और उसे अर्धनग्न कर पहले सड़कों पर घुमाया गया और फिर पुलिस के हवाले किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज के लोग भड़क उठे। 12 मई की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में सड़कों पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बवाल बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई और मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरोसा दिलाया गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आशंका है कि आज फिर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर सकता है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भोपाल में हर मस्जिद पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद पर पुलिस की खास नजर है। जिला पुलिस के साथ साथ अलग से पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। हालांकि कोई हंगामा ना हो, इसके लिए तमाम मौलाना और काजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी साफ किया कि जुमे की नमाज के बाद कहीं भी प्रदर्शन की कॉल नहीं दी गई है। जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी उन तमाम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस पर हम शासन प्रशासन को शुक्रिया करते हैं। कमिश्नर साहब ने संजीदगी इसको लिया और इस पर कार्रवाई की। इससे पहले जुमे के बाद कजियात की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए मैं तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपके जज्बात का कोई इस्तेमाल करने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप जज्बात में बह जाएं और कोई सियासतदान आपकी सियासत को बढ़ाने के लिए आपके मुस्तकबिल को खराब करे या भोपाल का माहौल खराब हो। इसलिए कजियात की तरफ से जुमे से पहले जुमे के बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है और आप सब जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसी सूबे किसी कोने में जहां नाइंसाफी हुई है आरिफ मसूद हमेशा खड़ा रहा है। तो आप परेशान ना हो, ये भ्रम है। कल कोई आंदोलन कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें। मेहरबानी करके काजी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी पुलिस बिठा रही है। अगर ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम और काजी साहब उस पर बात करके आगे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके शहर की फिजा को खराब ना। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि दंगाइयों से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स मंगा ली गई है। किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो मुख्य लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी भी जो बाकी टीम भी लगी हुई है और हम लगातार उसमें बहुत ही तेज स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरा वाला केस है उसमें पहले ही हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मेरा यही अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स हमें PHQ से मिल गया है तो हम अपनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे। जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जुमे की नमाज शांति से हो सके इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो संदेश साफ है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। इन पद पर दुरुपयोग कर टीएमसी के पक्ष में काम करने और करोड़ों के घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। ईडी ने हाल ही में शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और इससे पहले एजेंसी उन्हें 5 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन उन्होंने हर बार जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया और पेश नहीं हुए। 28 अप्रैल को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद गुरुवार को शांतनु सिन्हा ईडी के सामने पेश हुए, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। शांतनु सिन्हा की गिरफ्तारी के पीछे की असली वजह एक शातिर अपराधी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जांच में सामने आया है कि विश्वास के तार विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू के नाम से अपराधी से जुड़े हुए थे। सोना पप्पू पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोप है कि शांतनु ने अपने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई भी की। तो ममता के करीबी डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दरअसल एक गैंगस्टर है जिसका नाम है सोना पप्पू। बताया जाता है कि शांतनु ने अपने पद पर रहते हुए सोना पप्पू को और उसके काले कारोबार को संरक्षण दिया और उससे काली कमाई की, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और आखिरकार शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद विवादित बयानों और हिंसा की धमकी देने वाले नेताओं पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के 2 ठिकानों पर गुरुवार को पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। यह छापेमारी दिलीप मंडल के पायलान स्थित आवास और एक अन्य ठिकाने पर की गई है। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पर एक वीडियो के जरिए भड़काऊ टिप्पणी करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। उनके खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। ये धाराएं गैर जमानती हैं, जिसका मतलब है कि गिरफ्तारी होने पर तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। जब पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो दिलीप मंडल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। तो दिलीप मंडल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धमकाया था। दिलीप मंडल के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है और काफी सख्त धाराओं में ये केस दर्ज किए गए हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी के बाद बेल मिलना आसान नहीं होगा। नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले भी जा रहे हैं और छापेमारी भी चल रही है। दूसरी ओर सरकार ने भी एक्शन तेज कर दिया है और नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर गुरुवार शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें आगामी नीट पेपर कराने से लेकर पेपर लीक तक को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन सभी को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। अब सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करके पेपर लीक के केस की सारी कड़ियां जोड़ेगी। वहीं मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा नासिक के शुभम खैरनार को लेकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुभम खैरनार नासिक में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। महाराष्ट्र समेत कई स्टेट में इसकी शाखाएं चलती थी। सीबीआई अब इसी ऑफिस के कामकाज की पड़ताल कर रही है और इसके अलावा सीबीआई जयपुर से पकड़े गए 2 सगे भाई दिनेश ब्यावल और मांगीलाल के घर पहुंची है। वहां परिवार वालों से पूछताछ की गई है और घर की तलाशी लेकर अहम दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करेगी और मामले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। ऐसे में आज एनएसयूआई एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी तो समाजवादी छात्र सभा भी प्रदर्शन करेगी। तो समाजवादी सभा की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मीटिंग में रहेंगे। मीटिंग में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा होगी और सीबीआई सबसे बड़े 2 नाम यानी दिनेश और मांगीलाल के घर पर 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये वो घर है दिनेश और मांगीलाल का। यहाँ पे जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इन कमरों को खंगाला, तमाम दस्तावेज देखे और ये माना जा रहा है कुछ दस्तावेज और मोबाइल यहाँ से सीबीआई अपने पास जब्त करके लेके गई है। 3 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि दिनेश और मांगीलाल के यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में तमाम बड़े खुलासे
खुलासे हो सकते हैं जो सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक दिनेश और मांगीलाल का यानी जो पेपर कनेक्शन है, जब सबसे पहले गुड़गांव से उसके पास पेपर आया और उसने सीकर भेजा, उसने 30 लाख रुपए में खरीदा, ये जानकारी है। लेकिन ये पैसे कहां ट्रांसफर किए गए, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा सीबीआई अपनी जांच में इसी पर जोर दे रही है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पैसा किसको ट्रांसफर किया गया है, क्या डायरेक्ट पैसा पुणे में ट्रांसफर किया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो पेपर खरीदा था। क्या दिनेश और मांगीलाल की तरफ से ही तमाम बच्चों को पेपर दिया गया और उस एवज में पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर अहम जोर दिया गया। और इसीलिए ये जो लॉकर्स हैं, इसमें अलमारी में इनको खंगाला है, तमाम ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ लोगों से पूछताछ की है, कमरों में सीबीआई ने तलाशी ली है। सीबीआई ने यहाँ पर मांगीलाल और दिनेश की जो पत्नी है उनसे पूछताछ की है। तो 3 से 3.5 घंटे बिताने के बाद सीबीआई के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और खास तौर पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सुराग लगे हैं माना जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई इन दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि जो 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने दिखाई है उसमें दिनेश, मांगीलाल और विकास भी मौजूद है। और ये सीबीआई के गिरफ्त में यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े वो नाम जो इस पेपर लीक माफिया संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है।